जय हिंद साथियों। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचकर देखा है कि इंग्लिश इतनी पॉपुलर लैंग्वेज क्यों है? क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि आप लोगों को अच्छी जॉब के लिए आप लोगों से ये एस्पेक्ट्स क्यों किए जाते हैं कि अगर आप लोगों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है तो आप लोगों का कैरियर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा? क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि इंग्लिश इतनी फेमस और पावरफुल लैंग्वेज कैसे बन गई? ये बात सिर्फ इंडिया पर ही लागू नहीं होती है दोस्तों, ये बात जो है वो दुनिया के अदर कंट्रीज पर भी लागू होती है और दुनिया के अदर कंट्रीज के लोगों से भी ये एस्पेक्ट्स किए जाते हैं कि अगर उन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है तो उनके जो कैरियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब क्या रीजन रहे होंगे कि इंग्लिश इतनी ज्यादा ग्लोबल लैंग्वेज बन गई और इंग्लिश का जो अपना लेवल है वो इतना ज्यादा हाई हो गया? क्या वो रीजन रहे होंगे कि इंग्लिश इतनी ज्यादा ग्लोबल लैंग्वेज बन गई और उसके जो बोलने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बन गई और वो पॉपुलर लैंग्वेज बन गई? आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इंग्लिश से पहले भी कोई ग्लोबल लैंग्वेज रही थी क्या? इंग्लिश की ग्लोबल लैंग्वेज होने की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के शुरुआत से होती है। बात है 1922 की, जब इंग्लैंड का जो साम्राज्य है वो अपने पीक लेवल पर था, यानी कि उसने अपने उपनिवेशों की संख्या उस टाइम सर्वाधिक कर रखी थी। आप मेरे पीछे ये जो मैप देख रहे हैं इसमें आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, म्यांमार से लेकर इधर ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कनाडा, अमेरिका तक अधिकांश भाग पर जो है वो ब्रिटेन का साम्राज्य था। ब्रिटेन ने इनको अपने कॉलोनीज बना रखा था, वहां पर ब्रिटेन का एक प्रभुत्व था। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि इन क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रही होगी। इंग्लैंड के साम्राज्य में एक कहावत चलती थी कि इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी भी सनसेट नहीं होता। ये बात सही भी है। इधर अगर ऑस्ट्रेलिया में सनसेट होता है तो अपने इंडिया में जो है वो सनराइज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर फिर से इंडिया में सनसेट होता है तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में फिर से सनराइज हो जाता है। अब जहां पर इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड की जो कॉलोनीज थी, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ये एस्पेक्ट्स किए जाते थे कि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी होगी उनका कैरियर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, उनकी नौकरी पाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जब 1950 के बाद में इंग्लैंड के अधिकांश जो उपनिवेश थे वो उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और भारत में भी 1947 के बाद में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तब क्या हुआ, जब इंग्लैंड के लोग यहाँ से चले गए थे लेकिन इंग्लैंड की जो लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश जो है वो यहाँ के लोगों के लिए रह गई थी। इस विषय पर हम भारत के विषय में बात करते हैं और भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में काफी ज्यादा चर्चा की गई थी कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो भारत के लिए आधिकारिक भाषा बनाई जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए क्या? तो इस विषय पर चर्चा के बाद में एक ऐसी बात आई कि क्या हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो कि उर्दू और हिंदी के मिश्रण से बनी है उसको भारत की ऑफिशियल यानी कि मदर टंग बना दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि अगर दलितों को उनका उत्थान करना है, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, उनके साथ में इक्विलिटी का व्यवहार करना है तो इंग्लिश वो सबसे महत्वपूर्ण, इंग्लिश वो सबसे खास बात रहेगी जिसके माध्यम से हम उनको एक समाज के साथ में ला सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानने के लिए एक बात यह भी थी, क्योंकि दक्षिण के जो लोग थे, साउथ इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। उनका ये मानना था कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज है। अब अगर संस्कृत बेस्ड हिंदी को यहाँ पर भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता तो वो जो है यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए एक एडवांटेज हो जाती, इसीलिए हिंदी के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को भी रखा गया था। लेकिन बाद में 1967 में एक प्रोटेस्ट हुआ, 1967 में एक मूवमेंट चलाया गया, इंग्लिश हटाओ। इस मूवमेंट को बाद में साउथ इंडिया के लोगों के द्वारा काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। उनका कहना था कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हटा देते हैं तो उसके बाद में हिंदी को ही क्यों चुने, तमिल को क्यों नहीं चुने। अब ये तो बात हो गई अपने इंडिया की, तो अमेरिका की कहानी भी कुछ इंडिया से मिलती जुलती है। अमेरिका पर भी काफी सारे देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, जिनमें से स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन थे। लेकिन मेजर पार्ट जो था वो इंग्लैंड के पास में था, ब्रिटेन के लोगों के पास में मेजर पार्ट रहा था उनका। लेकिन यूएसए जब आजाद हो गया, अमेरिका जब आजाद हो गया तो अमेरिका ने यह सोचा कि लोगों को एकत्र करने के लिए, यूनाइट करने के लिए एक कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, कोई ना कोई आइडेंटिटी उनके पास में होनी चाहिए। तो अमेरिका ने यहाँ पर सोचा कि लैंग्वेज वो सबसे अच्छा कारण होगा जिससे कि हम उनको यूनिटी के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा यूएसए में डच, जर्मन और
फ्रेंच भाषा भी बोली जाती थी, लेकिन वहां पर जो लैंग्वेज के मामले में प्रायोरिटी जो दी गई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज को दी गई थी। इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हुए स्कूलों में जो अदर लैंग्वेज होती थी, अदर लैंग्वेजेस को बैन कर दिया गया था और सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही यहाँ पर लेक्चर करवाए जाने लगे थे। अब बाकी देशों का क्या हुआ जहां पर इंग्लैंड ने कभी भी राज नहीं किया था, यहाँ पर जो इंग्लैंड की कॉलोनीज नहीं थी, तो इस बात का आंसर छिपा है आज से 50 से 70 सालों के बीच में, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने जर्मनी, जापान और इटली जैसे देशों को हरा दिया था। इनकी जीत के बाद में इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, उनको डोमिनियन कर लिया गया था जापान और जर्मनी के और इटली के द्वारा। उसी के साथ में यहाँ पर इंग्लैंड की जो लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डोमिनियन कर ली गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इस लेवल पर हो गई थी। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज बन चुकी थी जो एक ट्रेड और बिजनेस का मीडियम बन चुकी थी। इंग्लिश वो लैंग्वेज बन चुकी थी जिसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस और ट्रेड करने किया जाने लगा था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और अमेरिका की जीत नहीं हुआ होती तो वहां पर जो जर्मन लैंग्वेज है, हिटलर अगर जीत जाते तो जर्मन लैंग्वेज को यहाँ पर इंग्लिश की तरह ही प्रायोरिटी मिलती। जर्मन वो लैंग्वेज होती जो आज इंग्लिश की तरह ग्लोबल लैंग्वेज हुआ करती। सभी कारणों के साथ में एक कारण ये भी है कि 1989 में जब इंटरनेट का इन्वेंट किया गया था, तो इंटरनेट का इन्वेंट अमेरिका में हुआ था और इन्वेंट करने के बाद में इंटरनेट को जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज किया जाता था। इंटरनेट के इन्वेंट के बाद में यूट्यूब, फेसबुक, गूगल और अन्य जो भी कंपनीज थी वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना काम किया करती थी। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि आजकल की जो अपनी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट पर जितनी भी जो वेबसाइट्स हैं, उनमें से 63% वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही काम करती हैं। कीपैड का भी अमेरिका में इन्वेंट होने के कारण कीपैड को भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाया गया था, जिसके बाद में इंग्लिश को एक काफ़ी ज़्यादा बूस्टर मिला था। अब बात करते हैं कि क्या इंग्लिश वो पहली लैंग्वेज है जो कि ग्लोबल लैंग्वेज थी, तो इसका आंसर है नहीं। इससे पहले भी एक ग्लोबल लैंग्वेज रह चुकी है और उस ग्लोबल लैंग्वेज का नाम है ग्रीक और लैटिन। इन लैंग्वेजेस के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर का ये मानना है कि लैटिन वो पहली भाषा थी जो पहली ग्लोबल रिकॉर्डेड लैंग्वेज थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि इंग्लैंड की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।